हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके जो पहले 14 क्वेश्चंस हैं वो आपको लास्ट वीडियोस में करवा चुका हूं। अब इन दोनों क्वेश्चंस को सेपरेटली डिस्कस करवाने का मेरा एक रीज़न है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं। अब बिल्कुल थोड़े से ही डिफरेंट हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैंने इनको सेपरेटली इसलिए करवाया क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि ये बहुत थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि इनको देखो सॉल्व वैसे ही हमें करना है, इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, बट इनके जो पूछने का तरीका है ना क्वेश्चन को, वो बदल गया। तो जस्ट डिफरेंट तरीके से पूछा गया क्वेश्चन में, हमें करना वही कुछ है। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को सेपरेटली करवाया ताकि आपका फोकस जो है यहाँ पर बना रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, मतलब थोड़ा हट के पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से करना है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या पूछा गया है। इफ़ a इज इक्वल टू 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2 फाइंड a इनवर्स यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 11, 3x + 2y - 4z इज इक्वल टू -5, x + y - 2z इज इक्वल टू -3। अब ध्यान से देखोगे तो कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो पहले ए इनवर्स फाइंड करो और फिर इसको सॉल्व करो। बट अगर आप इसको और भी ध्यान से देखोगे तो ये एक ही सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको पता है, मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसकी जगह ए मैट्रिक्स लिखना तो क्या आएगी, 2 - 3 5। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स होती है ना, तो मैं वेरिएबल्स के सभी कॉफिशिएंट्स लिख रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, जो हमारी मैट्रिक्स है यहाँ से और जो उन्होंने हमें दी है वो सेम ही है। और वो हमें यही तो बोल रहे हैं कि इसका ए इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स ढूंढ लो और फिर इसको सॉल्व कर दो। मतलब जो हम यहाँ पर ए इनवर्स निकाल लेंगे वो यहाँ पर हमारे काम आ जाएगा। तो एक ही बार में हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि क्वेश्चन को पूछने का ढंग बदल गया, बट क्वेश्चन को हमें सॉल्व वैसे ही करना है। और इस तरह के क्वेश्चंस ना आपको आगे जाके मिसलेनियस में भी आएंगे। और वो जो क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज में होना चाहिए था, बट क्योंकि वो मिसलेनियस में है, शायद एग्जाम्पल्स में है, पता नहीं एक्सरसाइज में है, बट वो आगे जाके हम सॉल्व करेंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसलिए इनको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है ये हमारी ए मैट्रिक्स है, तो इसको लिख लेते हैं लेट ए। ये हमें गिवन है क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि पहले ए इनवर्स फाइंड करो, तो इसलिए हम जिस तरह से उन्होंने हमें बोला वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है और सबसे पहले मैं इसका इनवर्स ही फाइंड करूंगा। ठीक है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया कि ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं, आप भी अपने मन में कर सकते हो। तो जस्ट उन्होंने बोला कि ये ए है, इसका ए इनवर्स फाइंड कर दो, तो मैं वही कर रहा हूँ। ठीक, तो आपको पता है इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे आपको पता ही है, बाय एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। तो रो 1 से इसको हमें एक्सपैंड करना है, तो करते हैं। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आपको पता है सबसे पहले A11 मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि A11 का मतलब E1 है, तो मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को हम छोड़ेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा 2 - 4 1 -2। उसके बाद नेगेटिव साइन होता है, यहाँ पर -3 पहले से ही है। प्लीज़ यहाँ पर मैं आपको हमेशा टोकता हूँ कि यहाँ पर आपने ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं बीइंग अ टीचर, मैं जब सब कुछ इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पर गलती कर सकते हो। अब किसी गलती को जब मैं हाईलाइट करता हूँ, उसका पर्पस बस यही होता है कि आप वो गलती ना करो। तो माइनस, कुछ बच्चे यहाँ पर सीधा -3 लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस है उसके बाद -3 है, तो -3 वाली रो और -3 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो 3 1 -4 -2, अब उसके बाद +5। ठीक है, तो 5 वाली रो और 5 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो 3 2 1 1। ठीक है, तो हमने अब कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो लेफ़्ट टॉप, ठीक है, माइनस जो बाकी रह गया, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 को -2 से किया -4 माइनस 1 को -4 से किया -4, यहाँ +3 आएगा। 3 को -2 से किया -6 माइनस 1 को -4 से किया -4, +5, 3 को 1 से किया 3, 2 को 1 से किया 2। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 -4 +4 -6 +4, यहाँ पर कितना आएगा 1। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर आएगा -2 +5, तो 0 -6 +5 दैट मीन्स -1। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये 0 नहीं है, आपको पता है देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि इनवर्स का चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आपने हमेशा उसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके हमें को फैक्टर्स निकालने हैं। तो A11, तो -1 की पावर 1 + 1। अब सेम वही 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास 2 1 -4 -2, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। अब -1 की पावर 1 + 1 मतलब E1 मतलब प्लस, यहाँ -4 रहेगा, -1 को -4 से किया -4, तो -4 + 4 दैट मीन्स 0। अब नेक्स्ट को फैक्टर A12, तो -1 की पावर 1 + 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना आएगा 3 1 -4 -2, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। तो देखो 1 + 2 कितना होगा ऑड, ऑड मतलब माइनस, या -6 माइनस 1 को -4 से किया -4, तो -6 + 4 अंदर कितना आएगा -2 दैट मीन्स +2। ठीक है, तो A13 कैलकुलेशन में आपने यहाँ मिस्टेक नहीं करनी, वो बिल्कुल भी वेरिएबल नहीं है, मतलब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन जो कि इजी है, जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 1 1, अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो बाहर E1 है तो +3 - 2 दैट मीन्स 1। तो मैंने 3 को फैक्टर निकाल लिए। अब बाकी जो 6 रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने 3 को फैक्टर निकाल लिए थे, तो आगे चलते हैं A21, तो -1 की पावर 2 + 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा -3 5 1 -2, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं 2 + 1 की ऑड, ऑड मतलब माइनस, यहाँ पर कहेगा 6 - 5, तो कितना आएगा -1। नेक्स्ट को फैक्टर A22, तो -1 की पावर 2 + 2, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा 2 1 5 -2, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 2 + 2 4, 4 मतलब E1 मतलब प्लस, -4 - 5 कितना आएगा -9। नेक्स्ट A23, तो -1 की पावर 2 + 3, सेम वही। ठीक, कितना आएगा हमारे पास 2 -3 1 1, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 2 + 3 5, 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब -2 माइनस 1 को -3 से किया -3, तो अंदर आएगा 2 + 3 दैट मीन्स -5। तो A31, -1 की पावर 3 + 1, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास बचा -3 5 2 -4। ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि बाहर E1 है, तो यहाँ पर लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, -3 को -4 से किया 12, 5 को 2 से किया 10, तो कितना आ गया 2 A32, तो -1 की पावर 3 + 2,
थर्ड रो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 2 3 5 -4। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 + 2 5, 5 मतलब ऑड मतलब -2 को -4 से किया -8 माइनस 3 5 ज़ा 15, तो अंदर आया -23, दैट मीन्स +23। तो लास्ट को फैक्टर है A33, तो -1 की पावर 3 + 3, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक। तो हमारे पास कितना आया 2 -3 3 2। तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 3 + 3 6, 6 मतलब इवन मतलब प्लस, 2 को 2 से किया 4 माइनस 3 को -3 से किया -9, तो यहाँ पर आएगा 13। तो मैंने सभी 9 के 9 को फैक्टर्स निकाल लिए। अब मुझे क्या लिखना है, को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, को फैक्टर मैट्रिक्स। तो 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। तो ये हमारी 3 × 3 को फैक्टर मैट्रिक्स है। इसका कर दो ट्रांसपोज, हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट ए, हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट ए। 0 2 1 पहली रो को पहली कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो एडजॉइंट ए मिल गया। नाउ ए इनवर्स, ये बेसिकली हमारे पहले क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स ही फाइंड करना है, और ये है आपका इनवर्स का फॉर्मूला। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-1, ठीक है। तो एडजॉइंट ए लिख दो 0 -1 2, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट कितना था हमारा -1, तो 2 -9 23 1 -5 13, ठीक है। अब ऐसा करो, इस माइनस को ना हम अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास ए इनवर्स की थोड़ी सी इजी वैल्यू आ जाएगी। 0 यहाँ पर 1, यहाँ -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर 9, यहाँ -23, यहाँ -1, यहाँ +5, यहाँ -13। तो मैंने ए इनवर्स की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ऐसा करो, इसको एक बार नंबर दे दो, जो हमें मैट्रिक्स गिवन था ना, तो इसको मैंने नंबर दे दिया 1। ये जानबूझ के दिया, क्यों दिया ये मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। तो अब देखो, ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था जिसको हमें सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन के अंदर। ये एक तरह से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे इसका 2 -3 5, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स। इसका कॉफिशिएंट 3 है, 2 है, फिर -4 है, फिर 1 1 -2, ठीक है। सेम वे से आप एक्स मैट्रिक्स को भी लिख लो, इसका ऑर्डर आपको पता ही है। एक्स मैट्रिक्स हमारा कितना है, एक्स वाई और जेड 3 × 1। और बी मैट्रिक्स को भी लिख लो, कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। तो ये मैंने तीनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है। आप एग्जाम्स में जस्ट एक लाइन लिख सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स क्या सेम, ठीक है। अब आपको बताया सिंस ए मैट्रिक्स इन system of equations is same as the matrix A given in question using 1। तो जो हमें क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है और जो यहाँ से निकली है वो दोनों सेम है। आप चेक भी कर सकते हो, 2 -3 5, 3 2 -4, 1 1 -2, बिल्कुल सेम है। Therefore since both matrices are same, therefore ए डिटर्मिनेंट जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था, -1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जस्ट वैसे रिपीट कर रहा हूँ, therefore ए इनवर्स एग्जिस्ट, और वो हमने पहले ही निकाल ली थी। हमारी जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो कितनी थी, तो ये थी आपकी ए इनवर्स की वैल्यू।
जो हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट की। मतलब जब हमारा मैट्रिक्स ही सेम है तो हमें दोबारा से थोड़ी ना उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो वो हमारे सामने ही है। और ये आपको पता ही है कि यूनिक इन्वर्स होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई और इन्वर्स आएगा जो पीछे निकाला वो कोई और है। तो इन्वर्स हमेशा यूनिक ही होता है, तो वो हमें कैलकुलेट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको बताया क्योंकि हमारा जो इन्वर्स है वो आ चुका है, तो हमारा सोल्यूशन, हमारी मैपिंग कहती है कि ऐसे आ सकता है। तो नाउ वी कैन फाइंड solution of system of equations with x is equal to a inverse b। ठीक है, अब x आपके सामने ही है, x y और z। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, तो x y z, a इनवर्स आपके सामने है, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1 और b आपके सामने है 11 -5 -3। ठीक है, और हमेशा की तरह आपको पता है नियरेस्ट पॉइंट क्या होते हैं, सेम, और फारदेस्ट पॉइंट क्या डिसाइड करते हैं, हमारा ऑर्डर। ठीक है, तो फारदेस्ट पॉइंट क्या डिसाइड करते हैं, हमारा ऑर्डर। तो करते हैं, तो विच एम्प्लाइज एक्स वाई जेड। ठीक है, 3 क्रॉस 1 इज इक्वल टू, इसकी रो को पकड़ लो, इसकी कॉलम को। 0 को 11 से किया 0, 1 को -5 से किया -5, -2 को -3 से किया +6। अब सेम वे से इसकी रो, इस सेकेंड रो को पकड़ लो। -2 को 11 से किया -22, 9 को 5 से किया -45, -23 को -3 से किया +69, -1 को 11 से किया -11, 5 को -5 से किया -25, -13 को 3 से किया तो 39 +39। ठीक है, तो 3 क्रॉस 1, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 6 - 5 1, 40 कितना बन गया, 5 और 2 7, 67, 69 - 67 2, और -25 प्लस -11 कितना बना, 36, -36 और 39 3। तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी वैल्यूज़ आ गई। तो सिंस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस two matrices are equal, therefore corresponding elements should be same। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, y 2, z 3। ठीक है, तो ये हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। आप चेक भी कर लो, 2 को 1 में फिल, यहाँ 1 फिल किया, 2 -3 2 6 6 2 -6 -4 और 3 5 15 15 -4 11। यहाँ फिल कर लो, चेक कर लो, 3 और 4 7, तो 4 3 12, तो 7 -12 -5 x + y, तो यहाँ 3 आ गया, 2 से 6 3 -6 -3। तो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट किया और हमारा आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट है, परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वही था, जस्ट पूछने का ढंग बदल गया। जैसा कि मैंने को बताया कि वो खुद से एक मैट्रिक्स दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें इन्वर्स फाइंड करो, तो मैंने इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब उसके बाद मैंने देखा कि हमारा जो मैट्रिक्स है ए और जो उन्होंने हमें दिया वो दोनों क्या है, सेम, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो दोनों मैट्रिक्स सेम थे, तो ए डिटर्मिनेंट आपको पता है -1 नॉन जीरो, मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स की वैल्यू हमें लास्ट पेज पे कैलकुलेट कर ही ली थी, उसको मैंने बी से मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब देखने में, अब जब बच्चे इसको पहली बार क्वेश्चन को देखेंगे और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, अब उनको ये क्वेश्चन देखने में अजीब लग सकता है, क्योंकि उनको लगेगा कि हम मैट्रिक्स मेथड कर रहे थे और कहाँ पर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सामने आ गए।
बट जिन्होंने मेरे को डिटर्मिनेंट्स में फॉलो किया है उनको पता है सेम ऐसी ही हमने एक एग्जाम्पल की थी इसी एक्सरसाइज की, एग्जाम्पल नंबर 29। और मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 29 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छी थी, आपको डिटेल में अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाई हैं इस एक्सरसाइज की। ठीक है, तो इनको मैं क्या बोलता हूँ आपको पता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस में। डिफरेंट बात क्या है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में हमें करना वही कुछ है, बस जो पूछने का ढंग है वो बदल गया। अब यहाँ पर और भी बदल गया कि यहाँ पर हमें इक्वेशंस भी गिवन नहीं है, हमें खुद से ही इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat, 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. तो बेसिकली ये एक रिडल की तरह है कि हमें अनियन, वीट और राइस, ठीक है, इनके प्राइस के बारे में बताया गया है। मतलब क्वांटिटी डिफरेंट है, यहाँ पर 4 kg है, 3 kg है, 2 kg को मिला के 60 है, यहाँ पर 2, 4 और 6 kg को मिला के 90 है, यहाँ पर 6, 2 और 3 को मिला के 70 है। तो हमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ में रेट गिवन है कि फुल में टोटल का रेट गिवन है, हमें ईच क्वांटिटी का रेट फाइंड करना है। ठीक है, ईच क्वांटिटी पर केजी। ठीक है, तो अब बार बार हम अनियन, वीट या राइस तो नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले इनको नेम दे देते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ पर केजी मतलब 1 kg अनियन कितनी है, x रुपीस। ठीक है, कॉस्ट पूछी है तो मैंने अब बार बार अनियन, वीट या राइस तो नहीं लिखेंगे, मैं क्या लिखूंगा, x। सेम वे से कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट, उसको मैं मान लेता हूँ y। सेम वे से कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू z। ठीक है, तो मैंने सभी की कॉस्ट डिसाइड कर ली कि 1 kg की x है, 1 kg की y है, 1 kg की z है। तो बेसिकली मुझे x, y और z अगर मिल गए तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब जैसा कि आपको याद है, मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 29 में भी ऐसा ही किया था कि जो जो क्वेश्चन में लाइंस लिखी गई हैं उन लाइंस को मैं लिखता गया और बाद में उनको एक्सप्लेन करता गया। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को लिखते हैं। अब देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगर मान लो 1 kg अनियन की कॉस्ट है मैंने मानी x रुपीस, तो 4 kg की कितनी होगी, 4 × x मतलब 4x। ठीक है, सेम वे से यहाँ पर 3y, सेम वे से यहाँ पर 2z। तो 1 kg x है तो 4 kg की कॉस्ट कितनी होगी, 4x। 1 kg वीट कितना है y, तो 3 kg कितना होगा, 3y। 1 kg राइस z है, 2 kg कितना होगा, 2z। अब इन सब की कॉस्ट मिला के 60 रुपीज़ बनी है, तो मुझे मतलब प्लस करना है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया। अब देखो सेकेंड लाइन भी उसी तरह ही है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन मतलब 2x, 4 kg मतलब 4y, 6 kg मतलब 6z। अब तीनों कॉस्ट को मैं प्लस करूं तो मुझे मिलेगा 90। तो मैंने सेकंड इक्वेशन भी लिख ली। तो ये आपकी थर्ड और लास्ट लाइन, सेम वही कहानी है। 6 kg मतलब 6x, 2 kg वीट मतलब 2y, 3 kg राइस मतलब 3z। तीनों कॉस्ट को ऐड करके मुझे कितना मिलेगा, 70। तो बेसिकली मैंने तीन जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी वहाँ से मैंने 3 इक्वेशंस लिख ली। अब ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। मेन हमारा क्वेश्चन अब यहीं से स्टार्ट है। अब यहाँ पर हम इसमें से इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी इक्वेशंस हैं जो हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट की थी। अब हमारा वही सारा प्रोसीजर, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स मेथड में लिखने के लिए, मतलब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल 4, 3 और 2 कोफिशिएंट्स लिख लो, 2, 4 और 6, 6, 2 और 3। तो मैंने कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स लिख ली। इसके बाद एक्स मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स, वाई और जेड। इसका ऑर्डर 3 × 1 रहेगा। लास्ट में बी मैट्रिक्स, कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड 60, 90 और 70। तो 3 × 1।
ठीक है, अब आपको बता, अब हम क्या करेंगे, नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax is equal to b। ठीक है, आपको बता इसको हम मैट्रिक्स मेथड में, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। इसको a को x से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू b रखो, तो हमें यही सिस्टम मिलेगा। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए डिटर्मिनेंट। और ए डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन। ठीक है, बाय एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो करते हैं ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले 4 लिखेंगे A11, तो 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा, 4 6 2 3। अब नेक्स्ट क्या होता है, A12 मतलब -3, तो 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना बचेगा आपके पास, 2 6 6 3। नेक्स्ट प्लस होता है 2, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना बचा, 2 6 4 2। ठीक है, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं, तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 3s are 12 minus 3, 2 3s are 6 minus 6 6s are 36 plus 2 into 2 2s are 4 minus 6 4s are 24। तो आगे चलते हैं, तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 into 0 minus 3 into यहाँ पे कितना आएगा, -30। ठीक है, प्लस 2 into यहाँ पे कितना आएगा, -20। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 plus 90 minus 40 is equal to 50, which implies a determinant is equal to 50 which is not equal to 0। और अगर ये 0 नहीं है, therefore a इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर a इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब हमें कोफैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं ताकि हमारे पास एडजॉइंट a की वैल्यू आ पाए। तो therefore a11, तो -1 की पावर 1 + 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तो हमारे पास बचेगा 4 6 2 3। तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, जो हमने डिटर्मिनेंट में भी किया था, तो 1 + 1 2 मतलब even मतलब प्लस, 4 3s are 12 minus 2 6s are 12 मतलब 0। नेक्स्ट को फैक्टर A12, तो -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आया 2 6 6 3। तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो वो भी करते हैं, 2 + 1 ई मतलब ऑड मतलब माइनस, 2 3s are 6 minus 6 6 are 36, तो कितना आएगा, -30, दैट मीन्स +30। अब A13, तो -1 की पावर 1 + 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो 2 4 6 2। सेम वही लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं 1 + 3, 4 मतलब प्लस, इवन मतलब प्लस, 2 2s are 4 minus 6 4s are 24, तो कितना आएगा, -20। अब ऐसा करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे 6 को फैक्टर्स हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये हमारा ए मतलब कि मैट्रिक्स था और हमने 3 इसके को फैक्टर्स फाइंड कर लिए थे। तो नेक्स्ट को फैक्टर A21, तो -1 की पावर 2 + 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बचा 3 2 2 3। तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 2 + 1 कितना होता है, 3 3 मतलब ऑड मतलब माइनस,
3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया -5। तो A22 तो -1 की पावर 2 + 2, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब वो 4 की बात कर रहे हैं, तो 4 6 2 3। तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं 2 + 2 4 मतलब इवन मतलब प्लस, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो ये भी कितना आ गया 0। तो A23 तो -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच गया 4 3 6 2। ठीक है, तो 2 + 3 ऑड मतलब माइनस, तो अंदर कितना आएगा 4 2 ज़ा लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 4 2 ज़ा 8, 3 6 ज़ा 18, तो अंदर कितना बना -10 मतलब +10। नेक्स्ट A31 तो -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास कितना बचा 3 2 4 6, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं 3 + 1 4, 4 मतलब इवन मतलब प्लस, 3 6 ज़ा 18 -4 2 ज़ा 8, अगेन 10। A32 तो -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास कितना बचा 4 2 2 6, तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 3 + 2 5, 5 मतलब ऑड मतलब -4 6 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4 मतलब -20। लास्ट को फैक्टर है A33 तो -1 की पावर 3 + 3, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बचा 4 3 2 4, फिर से वही लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 3 + 3 6 मतलब इवन मतलब प्लस, 4 4 ज़ा 16 -2 3 ज़ा 6 मतलब 10। तो मैंने सभी 9 के 9 को फैक्टर्स निकाल लिए। अब मुझे लिखना है को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिखते हैं 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। तो मैंने को फैक्टर मैट्रिक्स लिख लिया 3 × 3, इसका करना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करते ही मुझे क्या मिलेगा एडजॉइंट ए, तो पहली रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद नाउ ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, तो विच इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 50, एडजॉइंट ए आपके सामने है 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। ठीक है, अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है और हमारी जो मैपिंग है वो कहती है कि अगर ए इनवर्स आ गया तो उसका सोल्यूशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है क्योंकि हमारा ए इनवर्स आ चुका है, तो नाउ वी कैन फाइंड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स आपके सामने है, ए इनवर्स आपके सामने, बी आपके सामने है, तो नियरेस्ट पॉइंट हमें मल्टीप्लाई करना है, तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और फारदेस्ट पॉइंट क्या डिसाइड करेंगे, हमारा ऑर्डर, और मल्टीप्लाई करते ही हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा, तो x y z। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1/50, इसके रो को वैसे लिख दिया, इस रो को पकड़ लो इसकी कॉलम से, 0 को 60 से किया 0, -9 को -5 को 90 से किया -450, यहाँ पर 10 को 70 से किया 700। ये कॉलम और की नहीं है तो सेकंड रो की बारी है, 30 को 60 से किया तो 1800 प्लस 0 को 90 से किया 0
-20 को 70 से किया तो कितना आएगा -1400। ठीक है, तो थर्ड रो -20 को 60 से किया तो -1200 प्लस 10 को 90 से किया 900 प्लस 10 को 70 से किया 700। तो ये हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, तो इनको ऐड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 700 माइनस 450 मतलब 250। 1800 माइनस 1400 400। 9 और 7 16, यहाँ पर कितना आएगा 400। ठीक है, तो अब आपको पता है कि स्केलर को भी मुझे मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 250 बाई 50, 400 बाई 50, 400 बाई 50। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा आपको पता है 250 बाई 50, तो 5 यहाँ कितना आएगा 5, 400 बाई 50 कितना मिलेगा 8, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8। ठीक है, तो 3 क्रॉस 1। अब आपको पता है सिंस 2 matrices are equal, therefore corresponding elements should be same। जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेम होने चाहिए। तो x कितना आ गया हमारा 5, y कितना आ गया 8 और z कितना आ गया 8। अब आपको पता है कि x को हमने क्या सपोज किया था, कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन। तो कॉस्ट कितनी आई हमारी 5 रुपीज़। सेम वे से कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट वो कितनी आई 8 रुपीज़। और सेम वे से कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस वो भी कितनी आई 8 रुपीज़। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो रफ में चेक भी कर सकते हो। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। 4 5 ज़ा 20, 3 8 ज़ा 24 और 2 8 ज़ा 16। 24 और 16 कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 40, 40 और 20 60। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन थी 2x 4y 6z इज इक्वल टू 90। यहाँ पर कितना आएगा 10, यहाँ पर आएगा 32, यहाँ पर आएगा 48। तो ये कितना बन गया 50 80 90 बन गया। ठीक है, सेम वे से लास्ट लिख लेते हैं 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। ये कितना बनेगा 30, ये 16, ये 24, ये 40 और 30 70 ही बन गया। तो मेरा जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है। देखो क्वेश्चन जस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पूछने के ढंग में फ़र्क है, डिफरेंट तरीके से पूछा गया। हमें 3 इक्वेशंस दी, मतलब हमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था तो मैंने 3 वहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी वहाँ से मैंने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg यानी को x माना, 1 kg वीट को y और 1 kg राइस को z माना। तो 3 इक्वेशंस थी, तीनों इक्वेशंस से मतलब जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी उस जो इंग्लिश में स्टेटमेंट हमें गिवन थी वहाँ से मैंने 3 इक्वेशंस निकाल ली। उन तीनों इक्वेशंस को जब मुझे मतलब मिली, मुझे पता इसको मैट्रिक्स मेथड मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने a x और b लिखा। a डिटर्मिनेंट 50 आया, नॉन ज़ीरो। a मतलब कि इन्वर्स को फाइंड किया, एडजॉइंट ए कैलकुलेट करके उसको b से मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, आज हमारी 4.6 जो है वो हमारी कंप्लीट है। अब इस एक्सरसाइज को आपने बहुत ध्यान से करना है और जिस भी बच्चे ने 4.6 तक सभी क्वेश्चंस को अब पूरे मन से अच्छे से ध्यान से किए ना, तो उसको जो हम नेक्स्ट वीडियोस में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे उनमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।